नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि क्या ईद के मौके पर भी डर वाली राजनीति, डराने वाली और वोटों की फसल काटने वाली राजनीति की जा रही है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उस बयान का समर्थन किया है। तो क्या ईद के मौके पर भी ऐसी सियासत चलती रहती है हमारे नेताओं के द्वारा? इस पर सबसे पहले करेंगे बात और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ। और वो चर्चा होगी कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक बार फिर से सवाल उठा दिया है। तृणमूल कांग्रेस तो उठाती रही है, इस बार ये सवाल उठा है पंजाब से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि चंद्रयान तो पहुंच गया, राहुल गांधी की लॉन्चिंग बार बार फेल हो रही है। तो एक बार फिर से कटाक्ष किया, चुनौती दी। पहले भी भगवंत मान एक बार कह चुके थे, किस्सा सुना रहे थे कि बच्चे पढ़ेंगे आगे चलकर एक थी कांग्रेस। तो भगवंत मान ने ये जो क्षमता पर सवाल उठाया, इससे क्या कुछ सवाल विपक्षी गठबंधन के अंदर, इंडी गठबंधन के उठे हैं अंदर में, इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार का दौरा किया तो बिहार की राजनीति में एक जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और कांग्रेस इस बार बिहार की राजनीति को दिलचस्प बना रही है। कन्हैया कुमार यात्रा पर निकले थे, लेकिन उनके बाउंसरों ने कार्यकर्ताओं को ही पीट दिया तो कन्हैया कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर। हिसार में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में कई विकास कार्यों का किया उद्घाटन। महाराजा अग्रसेन की विशाल प्रतिमा का भी किया लोकार्पण। पंजाब की मान सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। पंजाब सरकार के मंत्री और विधायकों के आवासों का घेराव। एमएसपी की गारंटी समेत शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई से हुए नुकसान की भरपाई की मांग। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है ईद उल फितर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी मुबारकबाद। वक्फ संशोधन बिल को केरल के कैथोलिक बिशप्स काउंसिल का समर्थन। राज्य के सांसदों से विधेयक के पक्ष में मतदान करने की अपील। केंद्रीय मंत्रियों ने किया स्वागत, कहा तुष्टीकरण के लिए बिल को लेकर किया जा रहा है दुष्प्रचार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर कहा विपक्ष दंगा कराना चाहता है, लेकिन मालदा में हिंदुओं पर हमले और हिंसा को कर दिया नजरअंदाज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उठाया राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल। कहा विपक्षी इंडी गठबंधन के नेता और नेता प्रतिपक्ष के बारे में कहा कुछ और क्यों नहीं कर लेते। और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको यात्रा में हुआ बवाल। कन्हैया के बाउंसरों ने युवा कार्यकर्ताओं को पीट दिया तो कन्हैया यात्रा छोड़कर चले आए दिल्ली। हेडलाइन से बाद अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ईद के मौके पर भी डर वाली सियासत, डराकर वोटों की फसल काटने वाली सियासत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी का ईद के मौके पर यह बयान आया है। ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर कहा कि विपक्ष दंगा कराना चाहता है, लेकिन मालदा के मोथाबाड़ी में हिंदुओं पर हुए हमले पर ममता बनर्जी बिल्कुल चुप रही, कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोली। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के सुर में सुर मिला दिया। सवाल यह है कि मुस्लिम समुदाय को बार बार डरा कर कुछ नेता हमेशा अपनी राजनीति को चमकाते रहे। आप सीएए का मामला ले लीजिए, सड़क पर उतार दिया था, सड़क पर राजनीति की, जबरदस्त राजनीति कई महीने तक।
और अब ऐसा लग रहा है कि वक्फ संशोधन मामले पर भी वैसी ही कोशिश की जा रही है, जबकि तथ्यों और सच्चाई से अलग लोगों को डराकर वोटों की ये फसल काटने की कोशिश की जाती है कुछ नेताओं के द्वारा। लेकिन जरा कंट्रास्ट देखिए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास। तमाम सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का मुस्लिम समुदाय के लोगों को भरपूर फायदा हुआ है। मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी आबादी के अनुपात से भी ज्यादा लाभ उठा रहे हैं इन योजनाओं का और कार्यक्रमों का। मोदी सरकार ही ने ही तो मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति दिलाई। कुछ कट्टरपंथियों के विरोध के बावजूद पीएम मोदी ने मुस्लिम बेटियों को इंसाफ दिलाया। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए भाजपा पर हमले की राजनीति करने का आरोप लगाया। कॉन्स्टिट्यूशन को सलामत करो, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला हम लोग सेकुलर है। नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको नहीं दूंगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए दंगा करे। कोई आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है। कुछ नहीं बोली मालदा हिंसा पर, लेकिन ममता बनर्जी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके बयान का खुलकर समर्थन किया। ममता बनर्जी जी जो कह रही हैं एकदम ठीक कह रही हैं। आज जो ममता बनर्जी जी फेस कर रही हैं बंगाल में, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार कर रही है बंगाल में और बिहार में, इसी तरह का गंदा प्रचार, घटिया प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में भी किया था और आप लोग सब जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आप भी कुछ नहीं बोलोगे। और उधर भाजपा ने टीएमसी और ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कुछ लोगों की क्या आदत हो गई है कि रूम में टोपी और ओठ पे तिलक, और उसके बाद जो है वो अपने आप को सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा बताते हैं। तो जब सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा बनने के लिए जो है उनको कभी सनातन पे जो है वो हमला करना पड़ता है, कभी किसी और चीज़ पे हमला करना पड़ता है, क्योंकि कैसे दिखाएं कि वो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा है। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं और बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। टीएमसी का मतलब अब बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक इंडिया अलायंस के नेता गिर सकते हैं। हमने देखा है कि यही ममता बनर्जी विदेशी धरती पर जाकर भारत की आर्थिक विकास का विरोध करती है। यही ममता बनर्जी की पार्टी जय श्री राम का विरोध करती है, माँ काली का अपमान करती है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलती है, और अब हिंदू और सनातन पर फिर से हमला करते हुए ये कहना, वो भी ईद के दिन पर, वोट बैंक को संबोधन करते वक्त, रामनवमी आने वाली है तब, नवरात्र शुरू है तब, कि हिंदू धर्म गंदा धर्म बन जाएगा। क्या किसी और मजहब के बारे में बोला जा सकता है? पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, पूरे अलायंस का ये चरित्र है कि हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, लेकिन इस आरोप में, आरोप का कंटेंट है और जो बात उन्होंने कही, उसका एक लंबा सिलसिला सा चला है कि किस तरह से डराकर राजनीति की जाती है। इसी सिलसिले में ताज़ा बयान है ममता बनर्जी का। जुड़ रहे हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे साथ, और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं पहले प्रसेनजीत दा के पास चलता हूँ। प्रसेनजीत दा, ममता बनर्जी ने बिल्कुल वो बोलना पसंद किया जो हो नहीं रहा है, और जो हो रहा है मालदा के मोथाबाड़ी में, उसके बारे में एक शब्द भी कहना पसंद नहीं किया। नहीं लालचंद, पसंद तो दूर की बात है, मोथाबाड़ी में कुछ हुआ है। हाँ। शायद ये भी मानने के लिए, जिसको हम हमारी परिभाषा में, पत्रकारिता की परिभाषा में डिनायल मोड कहते हैं जी, तो कुछ भी हुआ है इसके बारे में शायद वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मुश्किल इस बात की है कि अब पश्चिम बंगाल में लोगों ने किसी ना किसी जगह पर बांग्लादेश की साया देखने का एक लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ पिछले जुलाई अगस्त से बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, वहां पे जो
माइनॉरिटी है उनके ऊपर, और पश्चिम बंगाल में शायद उसी तरह का एक गेम प्लान लोगों को देखने को मिल रहा है, चाहे वो बीरभूम हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो मालदा हो, चाहे वो साउथ दिनाजपुर हो, ये सारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में ये थोड़ा सा खतरनाक है। शायद ये ममता बनर्जी जानती है कि लोगों की मन में एक काउंटर प्रोडक्टिव रिएक्शंस होने लगे हैं, इसीलिए ये मुफ्त का राजनीतिक मंच पर वो देखिए, एक बात बता दूं कि ये जो रेड रोड में ईद का नमाज अदा किया जाता है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का कोई आमंत्रण नहीं रहता, लेकिन ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से पिछले 7-8 सालों से वो खुद ब खुद उस मंच पर चली जाती है और वो अपने रोटी सेकने के लिए जो कुछ भी कहना जरूरी है वो कहकर आ जाती है। तो ये इस बार भी ऐसा ही हुआ है, और सामने 8-10 महीने के बाद चुनाव है, और उसके पहले मैं एक हफ्ते बाद रामनवमी है, उसके पहले जानबूझकर, आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब हावड़ा में रामनवमी का और बाद में हुगली में रामनवमी का रायट के समय पे हम लोग काफी बातचीत किए थे, उसी समय पे महात्मा गांधी जी का मूर्ति का नीचे किसी एक धरने मंच पर से ममता बनर्जी ने हावड़ा में सीधी तरह से उकसाया, और उसी के तुरंत 2-3 घंटे के बाद हम रायट देखे, घरों की ऊपर से पथराव देखे, ये सब कुछ देखे हैं। और इस बार भी सामने रामनवमी है, तो ममता बनर्जी की जो अपना रोटी सेकने का तरीका है, उसी का हिस्सा मैं लौटता हूं आपके पास, ये बयान है जी। लौटता हूं आपके पास, हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी भी जुड़े हुए। विनोद जी, ममता जी का बयान कि हाँ विपक्ष दंगा करवाना चाहे, विपक्ष मतलब पश्चिम बंगाल का विपक्ष, और अखिलेश यादव का तुरंत हाँ मैं पूरा समर्थन करता हूँ बिल्कुल। ये जो है ये कोई नई बात वैसे नहीं है, लेकिन ईद के मौके पर भी क्या इस तरह के बयान दे करके कहीं ना कहीं बस वो वोटों की फसल, डरा करके वोटों की फसल को काटो, ये कोशिश जो है ये क्या कभी बंद होगी अपने यहाँ की? नहीं होगी बंद। लाल जी, आज ईद का त्यौहार है और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ये खुशियों का एक सबसे बड़ा त्यौहार होता है मुसलमानों के लिए। बिल्कुल। और जो भी हिंदू या दूसरे भी वहाँ समुदाय के लोग होते हैं, उनको अपने हिसाब से उसको ईद के मुबारकबाद भी देते हैं। ये एक तरीका रहा है। लेकिन जब से ये जो वोट की जो ईदी है ये लेने के लिए विपक्ष के लोग और कुछ सेकुलर जमातें जब से इसमें ज़्यादा उतावलापन दिखाते हैं, तब से समाज में इस तरह की दिक्कतें हो रही है। आज का ही देख लीजिए, ये ईद का मौका है खुशियां मनाने के लिए, और ईद का नमाज पढ़ने के लिए लोग पहले सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं, और उस मौके को राजनीतिक दल किस तरह से हाईजैक करते हैं ये भी समझने की जरूरत है। अब ईद के मौके पे अगर मुसलमान वहां नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन इन राजनेताओं को वो भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। वो उस भीड़ में अपना कितना उसमें जहर बो सके इसके लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव का अगर रूट वहां से नहीं लगता है कि भाई वो वहां पे ऑलरेडी वहां ईदगाह में नमाज हो रहा कार्यक्रम है, अखिलेश को दिक्कत है कि मुझे बार बार चेक क्यों हो रहा है। वो एक तरह से सीधे, क्या वो नमाजी हैं जिनको उनको रोका गया है? वो किस हैसियत से गए हैं ये पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनको वहां जहर बोना है। उनको मुसलमानों के बीच में ये बताना है कि आप इनसिक्योर हो, आपकी रक्षा हम करेंगे। ये कौन होते हैं वो लोग? ममता बनर्जी उस ईद के मौके पे क्या बोल रही हैं? आप जरा आपने उस बाइट को चलाया है। बिल्कुल। वो कह रही हैं कि मैं लंदन में था, किसी ने पूछा कि क्या आप हिंदू हैं, उसका जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, हम हिंदू हैं, मैं मुसलमान भी हूं, मैं क्रिश्चियन भी हूं, अच्छा। मैं ईसाई भी हूं, मैं सिख भी हूं। क्या जवाब है ये? ममता बनर्जी के पास कोई जवाब नहीं है कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। अरे आप या तो हिंदू हैं या भारतीय हैं, लेकिन आप मौके पे जाके, अगर ईद के मौके पे जाके वो मुसलमानों के नमाज के समय में आप कह रहे हैं कि मुझे ये पूछा गया तो मैंने कहा मैं मुसलमान भी हूं। भाई, वोट के सियासत में आप कितने गिर रहे हैं कि आप उसको दंगा का डर दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर आपका है, कानून व्यवस्था आपकी है। मालदा में जिस तरह की 2 दिन पहले घटना हुई थी ईद के जस्ट दिन, वो किसने भड़काया है? आप वक्त के नाम पे सारे समुदाय को काली पट्टी बनवा दिया। आप ये देख लीजिए कि अलविदा नमाज में जी, ये खुशी के त्योहार को आपने
वहां मुस्लिम समुदाय को भी अपमानित कर रहे हैं। आज भी ईद के मौके पे आपने देखिए पूरे देश में कई जगह पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काली पट्टी बनवा दिया, किसी ने काली टोपी लगा ली, किसी ने बैनर लगा लिया। आप सिर्फ व सिर्फ एक पूरे समुदाय के एक मजहब को एक राजनीतिक एजेंट के रूप में आपने चश्मे से आप देख रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। भारत का कल्चर कभी नहीं रहा है जी। आप जब अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि पीएम जी। मोदी जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हैं, तो एक सियासत ये भी देखिए जी, क्या भारत के मुसलमानों का कहीं पे केंद्रीय योजनाओं में 12 करोड़ इस देश में शौचालय बने हैं, किसी मुसलमान के पूरे देश में कोई कंप्लेन होगा कि उसके यहाँ शौचालय नहीं बने हैं? इस हिंदुओं की आबादी में शौचालय बन गया, फायदा मिला। किसी मुसलमान का यह कंप्लेन होगा, किसी भी राजनीतिक दल ने उंगली उठाया होगा कि किसी यूपी के किसी इलाके में गरीब मुसलमान को तो गैस नहीं मिला और जनधन का ये अकाउंट नहीं खुला लेकिन हिंदुओं का खुल गया। आपके पास प्राइम मिनिस्टर की योजनाओं की क्रिटिसाइज करने के लिए एक भी शब्द नहीं है, लेकिन आप एक कहानी गढ़ते हैं और सीधे सीधे मुसलमानों को इन भीड़ का फायदा लेके आप गुमराह करने लगते हैं कि बक में तुम्हारी जमीन छीन जाएगी, बक तुम्हारी आजादी छीन जाएगी। भाई इस देश की सियासत को तो आपको या तो सलाम करना पड़ेगा या आपको शर्म करना पड़ेगा। जिस तरह के विपक्ष की राजनीति हर मौके को एक वोट की सियासत देखती है। ठीक है प्रसेनजीत, ममता बनर्जी ने बयान दिया कि राम और वाम ये दोनों दंगा करवाना चाहते हैं, है ना, राम भी और वाम भी। इसी से ये समझा जा सकता है कि ये बयान कितना राजनीतिक है, कितना सियासी है। उनको लगता है कि ये बयान दे करके जो मुस्लिम समुदाय है उनको हम दोनों से दूर करके अपनी तरफ में बिल्कुल समेट रखे वोट को। इसी से बिल्कुल पता चलता है कितना बयान इनका सियासी है। देखिए लालचंद, इस आज की भाषण में ममता बनर्जी और एक सेंटेंस कही है जहां पे उन्होंने कही है कि आप डरिए मत, सरकार आपके साथ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार पीड़ित जो है उनके साथ है या मुसलमानों के साथ है, बिल्कुल ये समझना काफी जरूरी है। और ये भी कि सरकार मोथाबाड़ी वालों के साथ क्यों नहीं है। हाँ, मोथाबाड़ी में जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सारे के सारे हिंदू है। तो इसीलिए ये जो लिस्ट बाहर आने की बाद सोशल मीडिया में जब ये वायरल बन गया है, तब अब चीफ मिनिस्टर जो इन लोगों का रक्षक होना चाहिए था, उन्होंने ये कह रही है कि हम मुसलमानों के साथ है और हम पीड़ित के साथ नहीं है। तो और जबकि मोथाबाड़ी में ये ऑडियो हम सबके पास है वीडियो के साथ कि यहाँ पे एक भी हिंदुओं को हम रहने नहीं देंगे, बांग्ला में ये चेतावनी हमको सुनाई दे रहा है वीडियो में। तो ये जो स्थिति है जहाँ पे कल सुकांत मजुमदार को जाने नहीं दिया, इस तरह की बांस का किला बना दिया गया वहां पे पुलिस की तरफ से कि किसी नेता को जाने ना दे, जो पीड़ित है वहां पे उनके साथ मिलने ना दे। और मोथाबाड़ी में कोई पुरुष आज तक, उस घटना से 4-5 दिन हो गया है, आज तक पुरुष कोई नहीं है और महिलाओं को हिदायत दिया जा रहा है कि आप सिंदूर मत लगाइए। अच्छा, ये सच है कि महिलाओं को पुलिस की तरफ से हिदायत दी जा रहा है कि आप सिंदूर मत लगाइए अपने मांग पर। तो ऐसी जगह पर जब ये भीड़ के सामने, एक खास समुदाय की भीड़ के सामने ममता बनर्जी का ये भाषण है कि सरकार आपके साथ है, तो मतलब इसका तो नतीजा यही निकालते हैं ना कि चाहे कुछ भी कर लो, हम तो पीड़ित के साथ नहीं है, हम पीड़ित को तो गिरफ्तार करके ले जाएंगे, आप कुछ भी करते रहिए। चाहे वो मोथाबाड़ी में वैसे ही 15% हिंदू है, उस 15% को भी अगर सफाया कर चाहते हो तो कर लो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, सरकार आपके साथ है। तो इस तरह की गंदी हरकत शायद राजनीति में बंगाल में आने वाले 26 की चुनाव तक हमको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये काफी खतरनाक है। और समाजवादी के नेता अखिलेश यादव को एक बार अगले चुनाव तक बंगाल में रहना चाहिए और समझना चाहिए
कि ममता को क्या झेलना पड़ रहा है और बंगाल के लोगों को क्या झेलना पड़ रहा है। ठीक है विनोद जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी। 26 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो वैसे तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हमेशा ऐसा ही बयान रहा। लाल जी, आप जिस स्टेट से हैं वहां के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने पूरे 15 साल इसी डर से बीजेपी आ जाएगी कि डर से शासन चला लिया। कुछ भी नहीं करना पड़ा, कहीं कुछ एक डेवलपमेंट का काम नहीं किया, सिर्फ मुसलमान को डराते रहो कि बीजेपी आ जाएगी और बकायदा उन्होंने अपने परिवार की सत्ता वहां स्थापित कर दी। ये है भारत की सियासत। तो बंगाल क्या, बिहार क्या, आप ये बात जानते हैं दादा, अच्छी तरह से जानते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी को 20-22% मुस्लिम वोट के साथ में महज 10-12% सिर्फ हिंदू का वोट चाहिए। तो दादा आप इस मामले में कितनी सिक्योरिटी खोजेंगे? जहां ये अभी 30-33 तक पहुंच गया, 30-33 तक पहुंच गया है। सही बात, असली आंकड़ा तो जनगणना में आएगा। अगर ईदी वोट मिलना, वोट ईदी जो है वो मिलना अगर सिक्योर होता है बीजेपी के नाम से और डरा के, फिर उसमें हिंदू की सुरक्षा करना बेईमानी है। उस बात की बात भी करना बेईमानी है, क्योंकि यहां सत्ता के लिए अगर आपको किसी पार्टी का डर दिखाया जाता है, जो आप वक्त में देख रहे हैं कि सारे पार्टियां जिस तरह से घूम घूम के एक डर का माहौल कायम किया हुआ है, वो कोई नहीं पूछ रहा है कि वो डराने वाले, वो जो बात करने वाले लोग हैं, उसने बाप की कितनी संपत्तियां पे कब्जा की है। वो अवैसी के बारे में कोई नहीं पूछ रहा है कि बाप के हैदराबाद की आधे से अधिक जमीन उसने खुद रखी हुई है और वो सवाल पूछ रहा है नीतीश कुमार से, सवाल पूछ रहा है चंद्रबाबू नायडू से, पूरे देश में ओवैसी को कोई नहीं पूछ रहा है कि भैया वक्त की जमीनें तुमने कितने कब्जा की। पूरे देश में एक बार फिर से सीए की तरह सड़कों पर उतारने की कोशिश है इन लोगों की। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दा जुड़ने के लिए इस खबर पर और विश्लेषण के लिए। और विनोद जी आप हमारे साथ अभी बने रहिएगा। आज हम खास चर्चा करने वाले हैं कि इंडी गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन है उसमें एक बार फिर से अंदर से आवाज उठी कि राहुल गांधी कुछ और क्यों नहीं कर लेते, नेता के लिए कुछ और क्यों नहीं देखा जाता। भगवंत मान ने यह बयान दिया, इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब बारी आ गई है खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और वो चर्चा होगी कि प्रतिपक्ष के नेता पर गठबंधन का सवाल पहले तृणमूल ने और अब भगवंत मान ने पूछ दिया। तृणमूल कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी अब राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री और इंडी गठबंधन के सहयोगी भगवंत मान ने कहा एलओपी राहुल गांधी में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। सीएम मान ने कहा कि राजनीति में राहुल गांधी को लॉन्च करने की कई कोशिशें हुई हैं, लेकिन वो तो लॉन्च ही नहीं हो सके। ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल उठाया था और कहानी सुनाई थी कि बच्चे आगे चलकर कहेंगे कि एक थी कांग्रेस। तो भगवंत मान की टिप्पणी पर तब कांग्रेस के नेता ने एक भोजपुरी फिल्म का जिक्र किया था, कहा था जवाब में कि एक था जोकर। लेकिन सवाल तो यह है कि संसद में दोस्ती और बाहर में तनातनी, इंडी गठबंधन के इस रहस्य को समझना थोड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी हमेशा कहते रहते हैं, दावा करते रहते हैं कि वो सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है बल्कि तमाम विपक्षी दलों के प्रतिपक्ष के नेता हैं। लेकिन बजट सत्र के दौरान जो उनकी विदेश यात्राएं हैं वो भी सवाल की वजह बन जाती है। संसदीय प्रक्रिया में राहुल गांधी की भागीदारी पर बीजेपी लगातार अक्सर सवाल उठाती रहती है और उसके पीछे वजह भी है। बीजेपी पूछती है राहुल गांधी अक्सर बड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान शामिल क्यों नहीं होते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रतिपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता। ये आरोप कितना तर्कपूर्ण हो सकता है जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं। प्रतिपक्ष के नेता संसदीय परंपरा में खुद बोलने का मौका निकाल लेते हैं। हमने एक से एक धुरंधर प्रतिपक्ष के नेता देखे। सरकार के मुद्दे, योजनाएं, उस पर जमकर बोलते रहे प्रतिपक्ष के नेता। लेकिन क्या राहुल गांधी संसद में कभी ठोस आधार पर सरकार की नीतियों का विरोध करने सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज अभी तक करा पाए क्या? जवाब है कि नहीं।
सिर्फ आरोप लगाकर सदन से बाहर निकल जाने की वो अक्सर कोशिश करते रहते हैं। देश की जो स्वायत्त और लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको कटघरे में खड़ा करने की राहुल गांधी की ऐसा लग रहा है कि उनकी आदत सी बन गई है। लेकिन लोकसभा में सीधे स्पीकर पर आरोप लगा दिया और उन्होंने क्या कोशिश की कि इससे हेडलाइन मिल जाएगी। बड़ी कोशिश की हेडलाइन मिले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बार बार सदन में सांसदों के आचरण को लेकर नसीहत क्यों देनी पड़ी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था, आपसे तो सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मानदंडों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। ये राहुल गांधी के लिए, प्रतिपक्ष नेता के लिए कहा था। लेकिन मेरी जानकारी सदन में ऐसा नहीं देखा गया। इस सदन में पिता, पुत्री, माँ, बेटी सदस्य रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता से तो विशेष रूप से गुड कंडक्ट की अपेक्षा की जाती है। 5 बार के सांसद हैं राहुल गांधी। उनके आचरण को लेकर यह सवाल पहले भी उठा है। देश विदेश के अपने कार्यक्रमों में राहुल गांधी अक्सर मोदी सरकार की विदेश नीतियों पर सवाल उठाते ही रहते हैं, जबकि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में देश के मामले को विदेश की धरती पर फेक नैरेटिव बनाना उचित नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता अक्सर अपने भाषणों में पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के स्टैंड की निंदा करने पर खुद को शर्मिंदा होने की बात करते हैं। अपने हालिया बयान में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि पीएम मोदी ने वैक्सीन मैत्री की पहल से भारत के ग्लोबल सॉफ्ट पावर को मजबूत किया है। जाहिर है कि विपक्ष सिर्फ निंदा करने या आरोप लगाने के लिए ही नहीं होता, देश के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े होने का जज्बा भी दिखाना होता है। तो पंजाब के सीएम के जिस बयान से ये बवाल मचा है, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाया और कहा कि चंद्रयान लॉन्च हो गया, लेकिन राहुल गांधी की तो लॉन्चिंग चल ही रही है। देश में विपक्ष नेता के तौर पे और कौन दिखाई दे रहा है? वो जो जनाब हैं राहुल गांधी, वो तो कभी इटली चले जाते हैं, नान के चले जाते हैं मामा जी के पास। जब भी कोई देश का कोई इंपॉर्टेंट सेशन होता है तब वो अमेरिका बैठे होते हैं, है ना। तो उनको तो लॉन्चिंग चल रही है। मतलब श्री हरिकोटा से चंद्रयान जल्दी लॉन्च हो गया, वो बंदा लॉन्च नहीं हुआ कांग्रेस से। लॉन्चिंग चल रही है, लॉन्चिंग चल रही है। ये कटाक्ष आपने देखा सुना जो भगवंत मान ने राहुल गांधी पर किया है। तो राहुल गांधी सदन में कई बार हालांकि आरोप लगा चुके हैं कि उन्हें तो बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। सुनिए। को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है, जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। तो राहुल गांधी को शिकायत है कि बोलने नहीं दिया जाता। बीजेपी कह रही है वो बोलते ही नहीं है, मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा ही नहीं लेते। लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि भाई कंडक्ट थोड़ा सा सीखिए, 5 बार के सांसद हैं। बहरहाल अंदर से जो बात उठ रही है, यानी कि इंडी गठबंधन से, विपक्षी गठबंधन से तृणमूल ने पहले उठाया था, अब आम आदमी पार्टी उठा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमलजीत सिंह सोई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत कमलजीत जी आपका इस चर्चा में। साथ में हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी इस चर्चा में। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, राहुल गांधी का तो प्राय वो दावा कहते हैं कि भाई मैं सिर्फ कांग्रेस का नेता नहीं हूँ, मैं तो पूरे विपक्ष का नेता हूँ और नेता प्रतिपक्ष हूँ। लेकिन पहले तृणमूल ने, बीच में सपा की तरफ से भी कुछ बयान आए थे, और अब भगवंत मान देखिए किस किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। ये तो मतलब जिसे कहते हैं कि एक शब्द है नूरा कुश्ती, ये तो नूरा कुश्ती से भी आगे की बात है। जिस तरह कटाक्ष कर रहे हैं भगवंत मान, कभी कहते हैं एक थी कांग्रेस, ये बच्चे पढ़ेंगे, कभी कहते हैं चंद्रयान तो लॉन्च हो गया, राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो रहे। लाल जी, भगवंत मान जो एक टेलीविजन के कार्यक्रम में बता रहे हैं, तो भगवंत मान से भी पूछा जाना चाहिए था कि आपके नेता हर दिन पार्लियामेंट के समय में फ्लोर की अपोजिशन के जो फ्लोर लीडर की मीटिंग होती है उसमें अक्सर संजय सिंह से लेके और दूसरे उनके नेता जाते हैं जी। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूम की मीटिंग आपने देखी होगी। तो ये कैसा गठबंधन है कि आप फ्लोर के मीटिंग में अपोजिशन में के लीडर के रूप में वहां आप एक लीडर एक मंच पे मिलते हैं और विपक्षी एकता को चट्टानी एकता बताते हैं, और बाहर आके आप सीधे सीधे राहुल गांधी के लॉन्चिंग पे सवाल उठाते हैं। तो ये तो गठबंधन का सवाल है, गठबंधन के लोग जाने। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा सेशन शुरू होने से पहले टीएमसी के लोगों ने भी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की मांग की थी,
और उन्होंने सीधे सीधे ममता बनर्जी को लीडर बनाने की अपनी मांग पुरजोर मांग की थी। तो ये सवाल तो उठते हैं, लेकिन सवाल उठने की वजह भी है। वजह यह है कि राहुल गांधी एक प्रतिपक्ष के रूप के नेता के रूप में विपक्ष के जो एक सरोकार होता है संसद की प्रक्रिया में और संसद में, उसको कितना पूरा कर पाए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। भगवंत मान की बात को आप थोड़ी देर के लिए मस्खरा करके आप उसको खारिज कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी एक प्रतिपक्ष के रूप में, नेता के रूप में पहली बार उनको ये मौका मिला है, सांसद के रूप में वो 15-20 साल से हैं, तो उन्होंने अपनी क्या भूमिका बनाई है? क्या यही भूमिका बनाई है बजट सेशन के दौरान वो फॉरेन टूर पे चले जाए? क्या यही भूमिका है उनकी कि बजट सेशन में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है जिसमें राहुल गांधी ने कोई छाप छोड़ा हो एज ए अपोजिशन लीडर? उनका हेडलाइन बना है ये इस बात का कि राहुल गांधी ने सीधे स्पीकर को आरोप लगाते हुए उन पे आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। तो सवाल है कि एक अपोजिशन के लीडर को अगर यह कहना पड़े और यह बात बाहर आके लोगों को बताना पड़े, मीडिया को, कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, तो उनसे सवाल पूछा जा सकता है कि सदन की प्रक्रिया में उन्होंने कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसमें उन्होंने एक बड़ी बात की और बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की, जो इस सदन ने पिछले 50-60 साल में देखा है। ठीक है संदीप जी, ऐसे सहयोगियों का क्या करेंगे जो कभी कहते हैं एक थी कांग्रेस, बच्चे ये पढ़ेंगे, कभी कहते हैं चंद्रयान लॉन्च हो गया, राहुल गांधी लॉन्च होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये क्या कहें, सहयोगी कहें, नोरा कुश्ती कहें, क्या कहें, या इसके लिए कुछ नया शब्द आप ही बताएंगे? बताइए। लाल जी, आपको, आपके दर्शकों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ढेर सारी मुबारकबाद आपको भी। लाल जी, अभी आपने जो है, और विनोद जी ने कहा कि उनकी बात को मस्करे में टाल देना चाहिए, एक अगर मान लिया जाए, इसलिए कि विनोद जी को पता है कि वो अच्छे कॉमेडियन थे और उसी कॉमेडियन की बदौलत वो यहाँ तक पहुंचे। अब मेरी ही बात उधार ले लिए। नहीं, हमारा स्वभाव है, मैं अगर डिबेट पर बैठता हूं तो मैं कोशिश यही करता हूं कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसी में से बातें ली जाए। बिल्कुल। जी, तो वो सब जानते हैं कि वो मस्करे व्यक्ति हैं, और अब तो मैं तो TV9 वालों से कहूंगा कि वो पहले चेक करा लिए थे कि वो ठीक ठाक थे, मतलब समझ रहे होंगे, दर्शक भी आपके समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब होशो हवास में थे या नहीं थे, कि ऐसे ही बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। नहीं तो उन्होंने उतने कड़े शब्द बोले तो आप भी खुलकर बोल ही दीजिए ना फिर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं। अच्छा, ठीक है। भगवान, हम मस्करेबाज थोड़ी ना है सर। अच्छा, ठीक है। हम तो जी, तो बात ये है सर कि जैसे भी जो है विनोद जी ने कहा कि आप जो है मीटिंगों में जब विपक्ष की बैठक होती है, आप वहां पर सम्मिलित होते हैं, आपके सारे नेता सम्मिलित होते हैं, तो ये तो आपको अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहिए कि आप राहुल जी को नेता क्यों मान रहे हो। अगर नहीं मानते हो तो बैठक में आपको नहीं जाना चाहिए, इंडिविजुअली आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए सदन में। जी, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बड़ी बात, कौन क्या कहता है इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। एक अपने देश में बहुत बड़े नेता रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, नाम तो सभी जानते होंगे। हाँ, सर, उनके बहुत सारे बयान भी। हाँ सर, मोदी जी को उन्होंने सर कहा गद्दार है, मूर्ख है सर। अब क्या मानेंगे, वो तो बाहर के नेता नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, उन्होंने सोनिया जी, राहुल जी के लिए भी बहुत कुछ कहा है, इसीलिए मैंने कहा कि उनके बहुत सारे बयान हैं। त्रिपाठी जी, आपको मैं जब आप पीएम का नाम ले लिया, मैंने कहा सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर जाएंगे तो बहुत सारे बयान हैं। लाल जी, मैं 1 मिनट, आप जब पीएम का नाम ले लिया तो मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी का आप सुन लीजिए प्लीज। नहीं, आप बड़ी बात करके जा रहे हैं। नहीं, मैं ये फेक नैरेटिव बिल्कुल नहीं सुन सकता। अब ये एक बार सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए कि त्रिपाठी जी, सुब्रमण्यम स्वामी का दर्द है कि वो पिछले 10 साल से वो केस लड़ रहे हैं कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है, और राहुल गांधी के इस भारत के नागरिक नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कम से कम 10 फाइलें लगाई हुई है, अर्जी लगाई हुई है। अब ये बात आपको कैसा लगेगा कि सुब्रमण्यम स्वामी इस बात को एलओपी तो बात की बात हो तो कह रहे हैं कि ब्रिटिश का नागरिक है, ब्रिटिश का पासपोर्ट रखा है राहुल गांधी, वो कैसे भारत का नागरिक हो सकता है? एक व्यक्ति 2 पासपोर्ट कैसे अपने साथ रख सकता है? अब इसके लिए अगर क्या आप चाहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी कल ये कुछ बात करे और अगले दिन सरकार जो है उसकी बात
को हामी भर दे। बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी को कोट ना करे तो अच्छा है। मैं भी वही कह रहा हूं। गिनती गिना दूं तो सुब्रमण्यम स्वामी ने आपके नेता के लिए क्या क्या कहा है, मैं वही तो शायद आप मजबूर हो जाएंगे कि आपके पास शब्द नहीं हो। बहुत सारे बयान। बोलिए संदीप जी, आगे बोलिए। आप मैं अपनी बात रखूं? हाँ करिए पूरी की। सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता हैं जी। बात समझ में आती है कि आप उनके ऊपर एलिगेशन लगाइए, इस तरीके के आरोप लगाइए, क्योंकि आपको राजनीति करनी है। लेकिन सत्ता पक्ष में पार्टी में रहते ही अगर ये कहे आदमी देश के प्रधानमंत्री को कि गद्दार है वो, आप तो सोचने वाली बात है ना सर। मुद्दे से भाग रहे हैं। सुनिए त्रिपाठी जी, नहीं भगवंत मान के बयान पर आइए। आप भगवंत मान की बात पे नहीं कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर रहे हैं। हमारा सुब्रमण्यम स्वामी से कोई लेना देना नहीं है, ना वो बीजेपी के सांसद है, ना आप। सुनिए प्लीज, देखिए टाइम पास करना एक अलग बात है और मुद्दे पे बहस करना एक अलग बात है। बिल्कुल। और आप राहुल गांधी की तरह पार्लियामेंट में किसी मुद्दे पे कोई भी बात करने लगेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी ने विपक्ष के नेता के तौर पर, जिसे कहते हैं ना, खाली विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं, जिस समय कांग्रेस सत्ता में थी ना, उस समय भी बड़ी बड़ी बातें कही थी। मैं दोहराना नहीं चाहता। चलिए आइए भगवंत मान जी के बयान पर आइए। नहीं सर, हम लोग डिस्कशन इस बात पर कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की एक पार्टी के नेता ने जो है इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता के बारे में टिप्पणी की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस तरीके के बयान इंडिया गठबंधन छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के ठीक है। तो अब कमलजीत जी का मैं बयान लेता हूं। कमलजीत जी आप आइए और बताइए, भगवंत मान का बयान आपको तो अच्छा लगा होगा। ये कह रहे हैं कि देखिए आपके यहाँ से भी तो नेता इस तरह का बयान देते हैं। तो देखिए, मैं वही इनको, शायद संदीप त्रिपाठी जी बड़ी इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन मैं इन्हीं को याद करवाना चाहता हूं कि जब 2024 के इलेक्शन हो रहे थे और टेक्सास में इन्हीं के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे सैम पिट्रोडा, उन्होंने क्या कहा था कि अब पप्पू कहना बंद कर दिया है। अब पप्पू, उन्होंने, हम भूल चुके थे, हमें तो याद नहीं था कि राहुल गांधी को पप्पू इन्हीं के पार्टी के एक नेता ने बोला था, जिसको बाद में इन्होंने पंजाब का प्रेसिडेंट भी बनाया और बाद में उसको मंत्री भी बनाया पंजाब में। देखो, आदमी जाना जाता है अपने कर्मों से, आदमी जाना जाता है अपने सब्सटेंस से, जो वो लेके आता टेबल के ऊपर। अगर वो एक सांसद के रूप में इतने साल रहे हैं, उनका कैसा कंडक्ट रहा है आप लाल जी मुझसे बेहतर जानते हैं, और उनका कंडक्ट पब्लिक लाइफ में कैसा रहा है वो भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कभी सांसद में आके आंख मारना, कभी सांसद में आके अपनी बहन के, जो मैं नहीं कहना चाहता कैसे वो गाल थपथपा रहे थे, कभी पब्लिक लाइफ में जाके अपनी बहन का चुम्मा लेना। देखो ये बातें सारी एक, मुझे लगता है कि अनबिकमिंग ऑफ ए एलओपी, मैं तो अनबिकमिंग ऑफ ए वो सांसद कहना चाहता हूँ। इन्होंने जाके टेक्सास में एक बात और कही थी, कहते थे जी सिखों को गुरुद्वारे में घुसने नहीं दिया जाता। जिस बंदे को एक ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है लाल जी, उसके बारे में हम बात करके भगवंत मान के, चलो भगवंत मान तो खुद ही कमेडियन, जैसे इन्होंने खुद ही बोल दिया, अब कमेडियन को कमेडियन से कराएं। लोग तो जब राहुल गांधी भाषण सुनते हैं, करते हैं, तो लोग तो हंसते हैं, लोग तो मजा लेते हैं, और कुछ लोग तो ये कहते हैं ये मंद बुद्धि बालक है, बालक बुद्धि इसमें समाई है। उनको खुद किसी, अब मैं आपको एक चैलेंज करता हूं, आप उनको अपने चैनल पे बिठा लीजिए, वो कुछ 4 सवाल देश के बारे में पूछ लीजिए, इकोनॉमी के बारे में पूछ लीजिए। बजट में वो तब भाग लेते हैं, उनको बजट का एबीसीडी पता होती, उनको पता होती कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होती क्या है, उनको पता होता है कि जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, उनको पता होता है कि कौन सा सेक्टर किस तरह बढ़ रहा है, उनको पता होता है कि सेंसेक्स कहाँ पे चल रहा है। देखिए, ये लोग हैं, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए लोग हैं, इनको पता है नहीं कि कैसे देश में कैसे कंडक्ट करना है। उस पर भी जवाब दीजिए जो उन्होंने कहा कि आपके अंदर से भी नेता बोलते हैं इस तरह के बयान, उस पर भी जवाब दीजिए। बार बार बोला जी, एक बार नहीं बोला, बार बार बोला गया है, और अभी भी बोल रहे हैं। पंजाब में तो इनके तकरीबन जितने 15-16 इनके एमएलए हैं, सभी के सभी ये बातें बोलते हैं। नहीं, आप उसका जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी भी ऐसे आपके नेता के बारे में बोल देते हैं, उस पर जवाब दीजिए कमलजीत जी। देखो, सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, अब उसका विषय तो लाल जी है ही नहीं। आज तो विषय भगवंत मान ने क्या बोला राहुल गांधी के बारे में, नेता प्रतिपक्ष के बारे में, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में एक इनके साथ मेरी अलग से डिबेट कर लेना। मैं सुब्रमण्यम स्वामी ने, ये बात तो है, सुब्रमण्यम स्वामी के इतने बयान है कि सच में जो है अलग से डिबेट हो जाएगा, सच में अलग से डिबेट हो जाएगा। इतने बयान है। विनोद जी, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संदीप जी कुछ कहिए, फिर विनोद जी को मैं लाता हूँ। संदीप जी कुछ कह लीजिए। कमलजीत ने कहा
कि राहुल गांधी जी के पास विजन नहीं है। हाँ। 2-3 चीजें मैं आपके माध्यम से दर्शकों के और कमलजीत के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जी साहब, जब मोदी जी बिहार चुनाव के पहले इडली खा रहे थे ना, तब राहुल जी बता रहे थे कि इस देश में कोरोना की सुनामी आने वाली है। 7 महीने पहले भविष्यवाणी कर दी थी। हाँ। ये क्या है? ये विजनरी लीडर की पहचान है। और हम बताते हैं साहब, जब आप नोटबंदी कर रहे थे तब राहुल जी बता रहे थे कि ये देश को लूटने का तरीका है, ब्लैक को व्हाइट करने का तरीका है, और इससे जीडीपी 2% नीचे जाएगी। साहब, गई या नहीं गई? ये विजनरी लीडर की पहचान। वो वाला भी बोल दीजिए, कोरोना वैक्सीन के बारे में बोल दीजिए कि बच्चों की वैक्सीन बेच दी, वो भी बयान था। बिल्कुल, राहुल जी ने देखिए, आज जो है बिना ट्रायल के वैक्सीन कांग्रेस लोगों को की लगा शुरू रहे से हैं, वो पॉलिसी मैं रही वैक्सीन है और कि अपने देश के बारे में गलत ठीक है, ठीक है। आप मुझे विनोद जी को लाने दीजिए, विनोद जी को लाने दीजिए, आप विनोद जी को लाने दीजिए, विनोद जी। लाल जी मुझे जवाब देने दीजिए। ये वो जमात है जिन्होंने देश को बांटा, इन्होंने देश को बार बार बांटा, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई में बांटा, और ये देश को बांटते बांटते इतने पागल हो गए कि ये खुद को बांट बैठे। इनको देश ना देश की ना संसद की प्रतिभा, इनको कोई अकल है ही नहीं। ये कांग्रेस पार्टी, एक थी कांग्रेस, इन्हीं के बंदों ने कहा था, और एक थी कांग्रेस वाला जो बात थी वो पूरी होने वाली है। पॉइंट पर बोलिए, पॉइंट पर, आज के मुद्दे पर पॉइंट पर बोलिए, आज के मुद्दे पर पॉइंट पर। विनोद जी को लाइए, विनोद जी को। विनोद जी, संदीप जी, विनोद जी जिस तरह, एक मिनट विनोद जी मेरा सवाल ले लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। जो संदीप जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो एक से बढ़कर एक भविष्यवाणी किए हुए हैं, वो सत्य हुआ है, तो इस तरह के तो बहुत सारे बयान है विनोद जी। अभी कुछ कहना चाहते हैं बीजेपी प्रवक्ता, उनको बता। हाँ, कमलजीत जी आप भी बोलिए। चाहता हूं कि वो कहते थे आलू डालो सोना निकलेगा, उनकी तो बड़ी सारी भविष्यवाणी है। मोदी जी का बयान है। ठीक है, विनोद जी, अब सुनिए आप दोनों, अब आप दोनों जरा सुनिए, फिर मैं लौटता हूँ। कमलजीत जी सर, आ रहा हूँ, संदीप जी आ रहा हूँ। एक निवेदन है सर, एक संदीप जी सुन लीजिए, हम लोग अपने, संदीप जी, अरे गुस्सा क्यों होते हैं सर? हमारा आपका रोज का मिलना है, गुस्सा क्यों होते हैं सर? सुन लीजिए, त्रिपाठी जी, आप सुन तो लीजिए, संदीप जी सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। कमल जी भी आपके पास आता हूँ। एक मिनट सर, आप क्यों गुस्सा होते हैं? सवाल गुस्से का नहीं है, सवाल है कि आपके पास लॉजिक नहीं है। लॉजिक नहीं होता तो गुस्सा आता है। अब आप ये सुनिए कि आपने इतनी लंबी लंबी बात तो राहुल गांधी की भविष्यवाणी की बातें कह दी, लेकिन राहुल गांधी ने जब, आप सोचिए कि इंडिया के वैक्सीन को लेके जिस तरह से मजाक बनाया, और पूरे देश से क्या दुनिया में जहां भी जिस मंच पे गए और उसको मजाक बनाया। आज ही शशि थरूर का बयान पढ़ लीजिए जी। शशि थरूर कह रहे हैं कि मोदी की वैक्सीन मैत्री जो डिप्लोमेसी थी, वो भारत को एक ग्लोबल में सॉफ्ट पावर का ये दर्जा दिया और उसको मजबूत किया है ग्लोबल ये सॉफ्ट पावर के रूप में। आप ही के नेता हैं, आप ही के वरिष्ठ नेता हैं। आप जिस राहुल गांधी, आप अलग अलग भारत के विदेश नीति को जब मंच पे जाके और बता रहे थे लोगों को, और जिस तरह आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हार्वर्ड की बात करते हैं, जहां जाते हैं, शशि थरूर आके अपनी बात, कही हुई बात पर शर्मिंदा होते हैं। वो कहते हैं कि यार भारत की जो ये रूस यूक्रेन युद्ध पे भारत की जो नीति थी, तब तो हमने उसका विरोध किया था, लेकिन आज मुझे खुद लगता है कि अब अपने मुंह पे लगे हुए उसको हटा लूं। तो आप एक नेता, आपके सीनियर नेता कह रहे हैं कि भारत की विदेशी नीति ने भारत के सॉफ्ट पावर को मजबूत किया है। बिल्कुल। और आपके नेता जो है वो प्रतिपक्ष के नेता बन के जाते हैं तो भारत की विदेशी नीति को, भारत की धज्जियां उड़ा देते हैं। बोलिए संदीप जी। इसका है कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, संदीप जी मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, और क्या उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिस सरकार में अपोजिशन के लीडर होते हुए अटल जी को यूएन में भेजा जाता था। बिल्कुल, ये एक भरोसा होता है। ठीक है, प्रतिपक्ष, आप देखिए ना, ये देश की परंपरा है। ठीक है, और आज आप प्रतिपक्ष के नेता होके जब भारत की बात को, भारत की संप्रभुता को, उसको ही आप विदेश में चैलेंज करते हैं और कहते हैं हमारे कैसे निभाएंगे जिम्मेदारी? नहीं पाने दी जाती है। संदीप जी का जवाब तो ये तो कमलजीत जी बताएंगे आपको। ठीक है संदीप जी, आपको जमीनी हकीकत की कितनी जानकारी है, बिल्कुल, जो आप सदन में एक नेता के रूप में रखते हैं। बिल्कुल, कमलजीत जी आप बाद में बोलिएगा, पहले संदीप जी का जवाब। संदीप जी। विनोद जी, अभी आपने जो
तो शशि थरूर के बयान की आपने चर्चा की जी। दो चीजें आधी मिक्स कर देने से कोई बात सही नहीं होती। हमने कहा, अब सुन लीजिए, अब सुनिए ना, रिक्वेस्ट है, बोलिए बोलिए बोलिए। वैक्सीन के जो दुष्प्रभाव हैं वो तो आज पूरा देश जान रहा है। लोग डांस करते करते मर जा रहे हैं, एक्सरसाइज ICMR का रिसर्च आ गया। आप कहते हैं बीच में ना बोलिए, आप कहते हैं ना बीच में ना बोलिए, लेकिन जब ऐसे तथ्य की बात आप करते हैं तो हमें तथ्य को लेकर आना पड़ता है बीच में। ICMR ने कहा है कुल जमा जो है 150-200 लोग, 150-200 लोगों का सिर्फ संबंध है उस तरह के हार्ट अटैक से। ये ICMR की बात मैं कर रहा हूं सर। यही तो सर यही तो विडंबना है, कोई आंकड़ा नहीं रखा जा रहा है ना। यही तो हमारी मांग है। क्या आप आंकड़ा क्यों नहीं रख रहे हो? ICMR जिससे जो है इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया, उसकी तो वकालत ये करेंगे, उनकी उसने पैसा कमाया। कहां से कहा? अब सुनिए विनोद जी, मुद्दे की बात। अभी आप शशि थरूर के बयान आप डिस्कशन को डिरेल करते हैं, सही बात। हमको कृपया भगवंत मान मत बनाइए। मैं संदीप त्रिपाठी हूँ, मैं मस्करी की बात नहीं करता हूँ। मैं टॉपिक की और मुद्दे की और तर्कसंगत बात करता हूँ। मुद्दे की बात यह है कि वैक्सीन आपने दूसरे देशों को दी, उससे हमारे संबंध और हमारे देश शशि थरूर को समझा दीजिए, यही बात शशि थरूर को समझाइए। यही बात अच्छा, आप इंडोर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब कमलजीत जी की टिप्पणी। कमलजीत जी की टिप्पणी, क्योंकि समय कम है। कमलजीत जी बोलिए। संदीप जी सुन लीजिए, जब राहुल गांधी जी हरियाणा में जाके कहते हैं कि हमें जलेबी की फैक्ट्री लगा लेनी चाहिए, हमें जलेबी की फैक्ट्री, उसको पता ही नहीं है कि है क्या। जब राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, हमारी सुन लो यार, मादा रखो सुनने का भी। जब राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ, RSS के साथ नहीं, हमारी लड़ाई के साथ है। राहुल गांधी जी हिंदुस्तान ठीक है। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि चाहे संसद के अंदर हो या बाहर हो, जो नेता प्रतिपक्ष है उन पर गठबंधन के अंदर से भी सवाल है। बीजेपी तो खैर सवाल उठाती ही है, तमाम ये सवाल है। फिलहाल शुक्रिया अदा करना पड़ेगा संदीप जी का और कमलजीत जी का और विनोद जी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। शुक्रिया, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि बिहार की राजनीति में खास तौर पर अमित शाह की यात्रा के बाद क्या कुछ चल रहा है, कैसी हलचल बढ़ गई है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, अब बात करेंगे बिहार में आई सियासी हलचल की। दरअसल बिहार में सियासी हलचल के बीच कांग्रेस पार्टी ने इस बार चुनाव से पहले ही अपनी जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। इस हफ्ते संभवतः राहुल गांधी भी पदयात्रा कर सकते हैं वहां पर, लेकिन कन्हैया कुमार जो पदयात्रा लेकर निकले थे उसमें तो कार्यकर्ताओं के साथ ही झड़प हो गई और उसने कांग्रेस पार्टी की तैयारियों की पोल खोल दी। अररिया में कन्हैया कुमार अपने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा को छोड़कर क्यों भाग गए, ये एक बड़ा सवाल है। हम बताते हैं कि हुआ क्या। दरअसल अररिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कन्हैया कुमार के बाउंसर्स के बीच ही हाथापाई हो गई, तो इसी के कारण कन्हैया कुमार को यात्रा को बीच में ही छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ गया। जानकार मानते हैं कि महागठबंधन से अलग राहुल गांधी ने अपने युवा नेता कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस का चेहरा बनाने की पहल की थी, लेकिन बीच में ही ये यात्रा स्थगित करनी पड़ी। शायद अपेक्षित उत्साह नहीं दिख रहा है क्या। और उधर बिहार में एनडीए नेताओं के साथ दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग, उस मीटिंग ने चुनावी तापक्रम को बढ़ा दिया है। माना जाता है कि बिहार में आगामी चुनाव एनडीए बनाम महागठबंधन होगा, लेकिन कन्हैया कुमार की बड़ी सक्रियता आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा रही है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह अपने घटक दलों के साथ नेताओं के साथ मिले, मुलाकात की। बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, लगभग सभी लीडर उनके मौजूद थे।
और बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव भी होने, तो जाहिर है सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। देखना यह है कि आरजेडी अब तक ये कहती रही है कि बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार कुछ खास करने के लिए तैयार हो रही है। तो देखना यह है कि लालू यादव के परिवार के लिए कांग्रेस की रणनीति कितना मददगार साबित हो सकती है। तो खैर, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार दौरे के दौरान कहा कि लालू यादव ने बिहार के युवाओं को नहीं बल्कि सिर्फ अपने परिवार को ही सेट करने का काम किया था। लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी हैं। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा, अब गलती नहीं दोहराएंगे और इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था, तो अब वो सब संभव नहीं है। तो बहुत कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। जुड़ रहे हैं पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेश, सबसे पहले बात कन्हैया कुमार के पदयात्रा में हुए बवाल की। वो कन्हैया कुमार जो देश में इमरजेंसी देखते थे, लोकतंत्र, मानवाधिकार, छात्रों का अधिकार, युवाओं का अधिकार, क्या हो गया इस पदयात्रा में कि उनके बाउंसर्स ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही पीट दिया? जी देखिए, सबसे पहले ये जो यात्रा थी, इसकी शुरुआत चंपारण से उन्होंने की थी और चंपारण से इसकी भव्य शुरुआत करने की कोशिश की गई थी। इसे दिखाया गया था कि जिस तरह गांधी जी का मूवमेंट हुआ था, इस तरीके से हम संविधान की रक्षा के लिए बिहार के युवाओं के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। मगर ये जो यात्रा की जो शुरुआत थी, वही जरा फीकी सी जान पड़ी। वो बहुत जानदार शुरुआत नहीं हो सकी। उसके बाद जो 16 मार्च के बाद से लगातार यात्रा चल रही थी, इसमें भी कोई बहुत खास युवाओं का इंटरेस्ट नहीं दिखा। और इसका एक कारण ये भी कह सकते हैं कि बिहार में जो कमजोर धरती कांग्रेस की है, उसका ही असर इस यात्रा में भी देखने को मिला। और जहां तक कल की बात करें, जो अररिया में हुआ कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता या एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता थे, उनको कन्हैया कुमार के बाउंसरों ने पीट दिया। इसके पीछे की एक वजह जो बताई जा रही है वो ये कि कन्हैया को एज ए हीरो दिखाने के लिए वो लोग सेल्फी ले रहे थे, उसके साथ फोटो खिंचवाना चाह रहे थे। मगर कन्हैया को कहीं ना कहीं से कंजेशन फील हो रहा था। वो स्टारडम का जो इमेज है, वो कन्हैया अपने बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, पूरी यात्रा में वो कर रहे थे, क्योंकि वो एक दूरी मेंटेन कर रहे थे जो युवा थे। लेकिन वो घेरा यहाँ टूट गया, जिसके कारण कन्हैया को गुस्सा आ गया और उनके बाउंसर्स ने जो कार्यकर्ता है उनके साथ में मारपीट की। जी बिल्कुल। और कन्हैया कुमार को वो यात्रा छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। लेकिन एक कंट्रास्ट दिखाई पड़ रहा है मधुरेश इस बार, कि पहले जैसे आरजेडी का तो भारी दबाव था कि बिहार की राजनीति में कन्हैया नहीं होना चाहिए, अब कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को भी आगे किया, पप्पू यादव को भी आगे किया। ये दोनों आरजेडी को नहीं सुहाते। इसको लेकर महागठबंधन में एक तरफ इस मुद्दे पर दरार की संभावना दिखाई पड़ रही है और जानकार मानते भी हैं। दूसरी तरफ जो एनडीए है वो बिल्कुल चाक चौबंद है। नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री घोषित करना, नीतीश कुमार का एक बार फिर से दोहराना कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, बार बार दोहराते रहे इस बार। तो ये कंट्रास्ट बिहार की राजनीति में दिखाई पड़ रही है। इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर होना है।
जी बिल्कुल, देखिए लालू यादव के सामने जब भी कन्हैया का कोई नाम भी ले लेता है तो बिल्कुल मिर्ची से इनको लग जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि कन्हैया सबसे बड़ा खतरा उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए है, क्योंकि कन्हैया भी एक युवा नेता है और तेजस्वी यादव भी एक युवा नेता है। तो ये कारण है कि वो उसको नापसंद करते हैं। और दूसरी तरफ यही जो कांग्रेस है वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने के लिए कि पिछली बार की तरह उसको 70 सीट मिले या उससे ज्यादा सीट मिले, इसके लिए वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कृष्ण अल्लावरू जो यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं, महीने भर से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने लालू यादव या तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की है। तो ये कहीं ना कहीं जो गैप है दोनों पार्टियों के बीच में उसको दिखा रहा है। और दूसरी तरफ एनडीए इंटैक्ट है, बिल्कुल कसे हुए मुट्ठी की तरह है। तो जनता के बीच जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि जो इंटैक्ट पार्टी है, जो संगठित है, उसको उसकी तरफ उसका इंक्लिनेशन हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जब मतदान होगा, जब वोटिंग होगी, तो इसका फायदा एनडीए को जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी बिहार की राजनीति में हलचल जो बढ़ी है वो हलचल जाहिर सी बात है कि अभी से लेकर के शायद विधानसभा चुनाव होने तक ये अब बरकरार ही रहने वाली है। आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश पटना से जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।